Assalamu alaikum everyone. Now moving on towards the next part of the chapter, programming environment. In this we are going to see two major topics, integrated development environment, and after that we are going to see programming environment of C language. तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या प्रोग्रामिंग करने से पहले हमें ये इम्पॉर्टेंट है जानना कि हम जो प्रोग्रामिंग करने वाले हैं वो हम किस इन्वायरमेंट के अंदर करेंगे या कैसे करेंगे एक्चुअली। तो जिस इन्वायरमेंट के अंदर हम प्रोग्रामिंग करेंगे उसको हम कहते हैं IDE, विच इज़ इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। तो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट बेसिकली होता क्या है, उसकी मैं आपको एक आसान सी एग्जांपल भी दे देता हूँ और इसको देख भी लेते हैं कि क्या चीज़ है। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट जो है हमारे पास कंसिस्ट करता है एक टेक्स्ट एडिटर, कंपाइलर, लिंकर पर, लोडर पर और डीबगर पर। तो सबसे पहले कि मैं आपको इसकी एक जनरल एग्जांपल दे दूँ। जनरल एग्जांपल इसकी ये है कि आज से कुछ अरसे पहले तक हमारे पास फ़ोटो स्टेट मशीन अलग होती थी, स्कैनर मशीन अलग होती थी और फ़ोटो कॉपियर मशीन अलग होती थी। लेकिन अगर आप आजकल के हिसाब से देखें तो एक ही मशीन के अंदर ये सारी चीज़ें होती हैं। वही मशीन आपकी कंप्यूटर से अटैच होती है, आप उससे प्रिंट भी निकाल सकते हैं, उसी के अंदर स्कैनर भी होता है, उसी के अंदर फ़ोटो कॉपियर भी होता है और भी उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो बेसिकली ये एक एग्जांपल है आपके इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट की, सॉर्ट ऑफ एग्जांपल आप कह सकते हैं। यानी कि आपने क्या किया, अपने काम की बहुत सारी चीज़ों को एक जगह इंटीग्रेट कर दिया। तो IDE जो है बेसिकली ये भी आपका एक इसी तरीके से काम करता है। आज से थोड़ा अर्से पहले तक क्या होता था, या IDE जिस वक्त इतने ज़्यादा डेवलप नहीं थे तो टेक्स्ट एडिटर आपका अलग होता था, कंपाइलर अलग होता था, लिंकर, लोडर और डीबगर जो है वो मोस्ट प्रोबेबली अलग होते थे। तो अब क्या है, ये आपका पूरा एक पैकेज है, आपका एक पूरा सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर आपको ये सारी चीज़ें मिलती हैं, टेक्स्ट एडिटर, कंपाइलर, लिंकर, लोडर और डीबगर। तो मैं आपको इसका एक ग्लिम्स भी दिखा दूँगा किस तरीके से हमारा IDE दिखता है। हम जो IDE यूज़ करेंगे या ज़्यादातर सी के लिए या C++ के लिए जो IDE यूज़ होता है उसको हम कहते हैं डेव C++, और ये आपको इजीली अवेलेबल होता है इंटरनेट के ऊपर, आपको कहीं भी मिल जाएगा। तो बेसिकली अगर ये देखें आप तो ये हमारे पास IDE है, यहाँ पे आप प्रोग्रामिंग करते हैं। ये इसका जो एरिया है ये इसका जो एरिया है इसमें आप देख सकते हैं कि ये हमारा मेजर वर्किंग एरिया है। दिस इज़ योर टेक्स्ट एडिटर। यहाँ पे आप अपना कोड लिखते हैं, ठीक है। इस जगह के ऊपर आपको एरर्स वगैरह और कंपाइलेशन क्या जो है वो से रिलेटेड चीज़ें आपको पता चलती हैं। ये आपकी जो है वो एक्सप्लोरर विंडो है, यहाँ पे आपको जो है वो एक्सप्लोरर की से रिलेटेड सारी चीज़ें दिखती हैं। तो मेजर जो हमारा फोकस होगा वो इस एरिया के ऊपर होगा, या आपका जितना काम है आपने जो है वो अपना फोकस इसके ऊपर रखना है। अभी डोंट वरी अगर आपको ये सारी चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, एक सैम्पल प्रोग्राम हमारे पास खुला हुआ है और ये हमारे पास जो है वो कंपाइलेशन के बटन्स हैं। अगर आप इसके ऊपर लेकर जाएंगे तो आपको टूल टिप दिखेगी। ये कंपाइल F9 की की से होता है, रन F10 की की से होता है और कंपाइल एंड रन F11 की की से होता है। तो आपकी जो सबसे ज़्यादा काम आने वाली की है वो है F11 कंपाइल एंड रन, और उसके अलावा जो है वो आपको थोड़े बहुत एरर फाइंडिंग्स या एरर भी पता होने चाहिए। तो डोंट वरी, जब हम अभी इसको जो है वो बेसिक्स देख लेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आने लग जाएंगी कि कौन सी चीज़ का क्या मकसद है और ये किस तरीके से यहाँ पे लिखी जाएगी और क्यों लिखी जाएगी। तो वापस आते हैं ये सारी चीज़ें जो हैं वो पहले अलग अलग होती थी, अब एक तरीके से ये आपके एक ही IDE यानी डेव C++ का पार्ट है। आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। इसी के अंदर कंपाइलेशन होगी, यहीं पे जो है वो आपको एक्सप्लोरर की विंडो दिखेगी एंड ऑल द स्टफ़ लाइक दैट। इसको मैं कंपाइल भी कर देता हूँ, अगर हो सकता है इसमें एरर ना हो। तो ये देखें, आपको इस तरह से आउटपुट दिखेगा ब्लैक स्क्रीन के ऊपर। तो इसको अभी हम देखेंगे थोड़ी देर में। फ़िलहाल हम देखते हैं कि क्या कौन कौन सी जगहों के ऊपर क्या क्या चीज़ें। तो टेक्स्ट एडिटर हमारा क्या होता है, सिंपल वर्ड प्रोसेसर होता है, जहाँ पे आप अपने कोड को एडिट करते हैं और अपने सोर्स कोड को प्रोड्यूस करते हैं। ये जो है एरिया हमारा थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको बताया था, ये हमारा टेक्स्ट एडिटर है, यहाँ पे आप अपना कोड लिखते हैं।
ये मॉडर्न जो आईडीज़ हैं इसके अंदर आप बहुत सारे अपने टेक्स्ट एडिटर के अंदर चीज़ें कर सकते हैं, सिंटैक्स को जो है वो हाईलाइट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमें जब भी ब्रैकेट्स की ज़रूरत होती है तो शुड बी ओपन एंड क्लोज। अब यहाँ पे ये टेक्स्ट एडिटर का ही ऑप्शन है या आईडी का ही ये जो है वो एक फ़ीचर है कि जैसे मैं एक ब्रैकेट लगाता हूँ तो ये ऑलरेडी क्योंकि ब्रैकेट ओपन हुआ है तो क्लोज भी होगा, तो यहाँ पे ख़ुद से ये क्लोजिंग ब्रैकेट दे देता है। मैंने सिर्फ ओपन किया था, क्लोजिंग इसने खुद से दे दिया। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, आप अपने कोड को जो है कोड को एक्सपेंड कर सकते हैं या तो फिर उसको जो है वो इस तरीके से मिनिमाइज़ या मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं। तो दिस इज़ योर टेक्स्ट एडिटर। इसके अलावा आप टेक्स्ट एडिटर को अपने कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। इसके कलर्स हैं, फ़ॉन्ट साइज़ हैं, सारी चीज़ें अपने हिसाब से। अगर जैसे रात में आप कोडिंग कर रहे हैं तो वाइट स्क्रीन इट वोंट लुक टू मच गुड। तो यहाँ पे इसमें टूल्स के अंदर इन्वायरमेंट ऑप्शन के अंदर आपके पास यहाँ पे ऑप्शंस होते हैं। आप अपने किसी भी नॉट इन दिस आई गेस इन एडिटर ऑप्शन, जी, यहाँ पे आके आप अपने जो है वो डिफरेंट फ़ॉन्ट्स को, कलर्स को, इन्वायरमेंट को चूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर नीड। तो दिस इज़ योर बेसिकली IDE ऑप्शन, और IDE के अंदर आप टेक्स्ट एडिटर को अपने एडिट कर सकते हैं। ओके, सो आफ्टर द टेक्स्ट एडिटर वी हैव लिंकर। लिंकर इज़ अ प्रोग्राम दैट अच्छा, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये लिंक है। इसको मैं एडिट कर दूँ ताकि आपको याद रहे। प्रोग्राम दैट लिंक प्रोग्राम इनटू सिंगल एग्जीक्यूटेबल फाइल। ये वो प्रोग्राम होता है आपका जो कि डिफरेंट प्रोग्राम को सिंगल एग्जीक्यूटेबल फाइल के अंदर लिंक करता है। अगर हमारे अलग अलग जो है वो प्रोग्राम्स खुले हुए तो उनको एज अ सिंगल प्रोग्राम किस तरीके से रन करना है। During this process, if it does not find definition of a particular function, then linker searches the C library and include the default definition from C library. अभी हमने लाइब्रेरी का जो है वो इतना ज़्यादा डिस्कशन नहीं किया है, बट अगर आपका जो है वो किसी पर्टिकुलर डेफिनेशन को नहीं ये पाता जो आपके प्रोग्राम है, तो ये सी की जो डिफ़ॉल्ट लाइब्रेरी है उससे क्या करता है, इंक्लूड कर देता है। ये वाली चीज़ जो है ये भी आपको पॉइंट थोड़ी देर में और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा जब हम हेडर और जो है वो उन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। लोडर हमारे पास सिंपली क्या है, इज़ अ सॉफ्टवेयर दैट लोड प्रोग्राम इनटू मेमोरी एंड एग्जीक्यूटेड। जब आप लोडिंग करते हैं बेसिकली किसी गेम की या किसी भी चीज़ की, तो व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस कि प्रोग्राम जो है वो आपकी सेकेंडरी मेमोरी से उठ के मेन मेमोरी में आ रहा होता है और वहाँ से एग्जीक्यूट हो रहा होता है। आपको स्क्रीन के ऊपर जो रिज़ल्ट नज़र आ रहा होता है दैट इज़ बेसिकली कि आपका प्रोग्राम लोड हुआ होता है मेन मेमोरी के अंदर। तो लोडर जो है वो भी एक पार्ट है आपके IDE का। उसके बाद हम बात करते हैं डीबगर की। डीबगर मैंने आपको सिंटैक्स और सिमेंटिक्स जब थोड़ा सा बताया था तो उसमें भी एक ग्लिम्स दिया था। बेसिकली इट इज़ द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग एरर। जब आपके प्रोग्राम बना रहे हैं तो उसमें एरर्स भी आएंगे, तो जब आप एरर्स को रिमूव करेंगे तो जब आप रिमूव करेंगे तो डेफिनेटली उस प्रोसेस को हम कहेंगे डीबगिंग। इसकी मैं आपको जल्दी से छोटी सी हिस्ट्री भी बता देता हूँ। मार्क 1 एक कंप्यूटर था, उसमें जो उसका ऑपरेटर था उसने जब देखा कि वहाँ पे कोई इशू क्रिएट हो रहा है एंड व्हेन ही वांट्स टू फाइंड आउट कि इशू क्या था, तो उसने देखा कि एक रिले थी, यानी कि एक समझ लीजिए इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होता है, उसमें एक इंसेक्ट जो था वो फंसा हुआ था, विच वाज अ बग। तो जैसे ही उसने उस बग को रिमूव किया तो इलेक्ट्रिसिटी जो थी वो वापस से जो है वो उसका फ़्लो प्रॉपर हो गया एंड द प्रोसेस दैट वाज नॉट वर्किंग फाइन वो दोबारा से सही हो गया। तो दैट वाज द फर्स्ट बेसिकली डीबगिंग। तो अब जो हम डीबगिंग करते हैं वो इस तरह से तो नहीं होती, बट बेसिकली हम एरर, उसने भी एरर रिमूव किया था, हम भी अपने प्रोग्राम से एरर रिमूव करते हैं। तो दिस इज़ द रीज़न कि हम इसको डीबगिंग कहते हैं। डीबगर जो है वो एग्जामिन्स द वैल्यू स्टोर्ड इन वेरिएबल। हम जो वेरिएबल्स के अंदर वैल्यूज़ स्टोर करते हैं उनको एग्जामिन करता है, और ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से हम जो सिंटैक्स एरर हैं ज़्यादातर उनको फाइंड करते हैं और फिर रिमूव, डेफिनेटली वो आपका काम है। ये आपका जो डीबगर है वो आपको बता देगा कि भाई आपके प्रोग्राम में मोस्ट प्रोबेबली ये एरर्स हैं, तो देन फिर रिमूव आपका काम है उनको करना। अब हम आते हैं प्रोग्रामिंग की बेसिक्स की तरफ। तो प्रोग्रामिंग की बेसिक्स में जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है सी लैंग्वेज का कैरेक्टर सेट। एक्चुअली कैरेक्टर सेट किसी भी लैंग्वेज का क्या होता है कि उस लैंग्वेज के अंदर टोटल कितने कैरेक्टर सेट हैं।
A character denote any alphabet, digit or special symbols used to represent information, and it is the set कैरेक्टर सेट इज़ द अलाउड कैरेक्टर इन एनी लैंग्वेज। अब इंग्लिश का कैरेक्टर सेट है हमारे पास ए से लेकर जेड तक, कैपिटल और स्मॉल, ठीक है। पंक्चुएशन जो है वो एक स्पेशल केस आप कह सकते हैं, पंक्चुएशन इज़ नॉट द पार्ट ऑफ इंग्लिश, उसको हम यूज़ करते हैं इंग्लिश के साथ। बट अगर आप सिर्फ इंग्लिश की बात करें तो जितनी भी आप डिक्शनरीज़ उठा लें उसमें जितने भी वर्ड होंगे वो कम्बिनेशन होंगे ए से लेकर जेड तक कैपिटल का या ए से लेकर जेड तक स्मॉल का। इसी तरीके से अगर हम काउंटिंग की बात करें तो काउंटिंग के अंदर जो काउंटिंग का कैरेक्टर सेट है वो बेसिकली क्या है, हमारे पास काउंटिंग के अंदर टोटल जो कैरेक्टर सेट है वो 0 से 9 तक है, यानी कि बाकी जितने भी हैं वो कम्बिनेशन है 0 और 9 का। फॉर एग्जांपल अगर मैं 101 लिखता हूँ विच इज़ नॉट counting but the combination in between 0 to 9, this is 1, this is 0 and this is 1। तो जितनी भी चीज़ें वो सारी 0 से 9 तक के दरमियान आती हैं। तो इसी तरीके से हमारे पास हर लैंग्वेज का कोई ना कोई कैरेक्टर सेट होता है, यानी कि सेट ऑफ अलाउड कैरेक्टर्स इन एनी लैंग्वेज। तो यहाँ पर हमारे पास सी लैंग्वेज के अंदर जो जो अलाउड कैरेक्टर्स हैं वो क्या हैं, अल्फ़ाबेट्स हैं, अल्फ़ाबेट्स एज इन ए से लेकर जेड तक कैपिटल एंड ए से लेकर जेड तक स्मॉल, डिजिट्स हैं 0 से लेकर 9 तक, और स्पेशल सिंबल्स हैं, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारे कैरेक्टर्स होंगे, जैसे बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, चाइनीज़ है, जैपनीज़ है, उर्दू है, उनके अंदर हम जो चीज़ें यूज़ करते हैं वो भी कैरेक्टर्स हैं, लेकिन दे आर नॉट द पार्ट ऑफ सी लैंग्वेज, एग्जैक्टली दे आर नॉट अलाउड इन सी लैंग्वेज टू यूज़। तो बेसिकली आपको सबसे पहले किसी भी लैंग्वेज के कैरेक्टर सेट के बारे में इल्म होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। तो कैरेक्टर सेट के बाद हमारे पास आता है प्रोग्रामिंग लर्निंग प्रोसेस। प्रोग्रामिंग लर्निंग प्रोसेस हमारा किस तरीके से होता है कि जैसे आप इंग्लिश सीखते हैं तो सबसे पहले आपको जो प्राइमरी मोस्ट क्लास होती है उसमें आपको अल्फ़ाबेट्स की पहचान सिखाई जाती है कि भाई ये ए है, ये बी है, ये सी है। देन फिर आप उन अल्फ़ाबेट्स से वर्ड्स बनाना सीखते हैं, जैसे CAT मिला के आप कैट बनाते हैं, BAT मिला के आप बैट बनाते हैं। इसी तरीके से उनसे फिर आप सेंटेंसेस बनाते हैं एंड देन फिर यू आर एबल टू राइट पैराग्राफ्स। तो बिल्कुल यही सेम प्रोसेस हमारा सी लैंग्वेज के अंदर है। फर्स्ट यू नीड टू लर्न द करेक्टर सेट ऑफ the any language, not just C, but we are talking about the programming learning process। so first you need to learn कि उस लैंग्वेज के करेक्टर सेट क्या क्या हैं, देन फिर उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो कॉन्सेप्ट है कांस्टेंट वेरिएबल और डिफरेंट उस लैंग्वेज के कीवर्ड्स का। then from those constants, variables and keywords you are able to write instructions, and from those instructions you write a complete program। एंड एज आई सेड अर्लियर कि प्रोग्राम कोई बहुत बेसिक सा भी हो सकता है जैसा कि आप शुरू में बनाएंगे, और कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम्स भी हो सकते हैं। आप जितनी भी जो है वो चीज़ें करते हैं इंटरनेट के ऊपर वो सारी प्रोग्राम ही हैं। आप जिस जिस आप वेबसाइट के ऊपर या कोई भी सोशल मीडिया साइट इस्तेमाल कर रहे हैं तो दे ऑल आर बिकॉज दे हैव बीन रिटन इनटू सम कोडिंग लैंग्वेज एंड देन दे हैव बीन डिप्लॉयड ओवर देयर। तो ये हमारा प्रोग्रामिंग लर्निंग प्रोसेस होगा। ये इसलिए भी जानना ज़रूरी है क्योंकि आप शुरू में जो है वो हो सकता है कि थोड़ा सा आपको ये लगे कि हम बहुत ही बेसिक टास्क कर रहे हैं, बट स्टिल जैसा कि हम शुरू में कैरेक्टर सेट सीखते हैं या अल्फ़ाबेट सीखते हैं तो प्रोग्रामिंग भी हम ऐसे ही सीखेंगे। रिज़र्व वर्ड्स क्या होते हैं? रिज़र्व का मतलब ये होता है कि जब हम पहले से कोई चीज़ बुक करवा देते हैं, जैसे प्लेन में जाने से पहले हम सीट बुक करवाते हैं, रेस्टोरेंट में जाने से पहले हम सीट बुक करवाते हैं, या इस तरह से हम रिज़र्वेशंस करवाते हैं। तो सी लैंग्वेज के अंदर भी कुछ हमारे रिज़र्व वर्ड्स हैं। इन रिज़र्व वर्ड्स का एक स्पेशल मीनिंग है और आप इनको इनके स्पेसिफ़िक प्लेस पे या जो इनका मीनिंग है वहीं पे ही आप यूज़ करेंगे। इसके अलावा आप इनको कहीं और एज अ वेरिएबल नेम या अपने प्रोग्राम के अंदर एज इन जो है वो कहीं पे भी यूज़ नहीं कर सकते रैंडमली, क्योंकि प्रोग्रामर जिसने लैंग्वेज बनाई है या जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर रिज़र्व वर्ड्स होते हैं और उन रिज़र्व वर्ड्स का एक स्पेसिफ़िक काम होता है। उस काम के अलावा अगर आप उन वर्ड्स को यूज़ करना चाहेंगे देन दैट इज़ गोइंग टू बी एन एरर। जो बेसिक हमारा ये जो बेसिक तरीन चीज़ है वो ये है कि आप रिज़र्व वर्ड्स को जो है वो अपने वेरिएबल के नेम के तौर पे यूज़ नहीं कर सकते। अब ये वेरिएबल हम थोड़ी देर बाद देखते हैं कि ये क्या चीज़ है।
ओके, नाउ हेडर फाइल्स हमारे पास क्या होती हैं? अ हेडर फाइल इज़ अ फाइल विद एन एक्सटेंशन .h विच कंटेन्स सी फंक्शन। अपने प्रोग्राम को स्टार्ट करने से पहले आप यहाँ पर देखें, मैंने सबसे पहले क्या लिखा है, हैश इंक्लूड stdio.h। तो ये बेसिकली .h की वजह से मुझे पता चल रहा है कि हेडर फाइल है, और stdio स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। आपको अपने प्रोग्राम में जो भी फंक्शंस इस्तेमाल करने होंगे वो फंक्शन किसी न किसी हेडर फाइल से उठ के आ रहे होंगे, या वो किसी न किसी हेडर फाइल के अंदर मौजूद होंगे जो कि सी की लाइब्रेरी के अंदर मौजूद होगी। तो उन फंक्शंस को यूज़ करने के लिए आपको अपने प्रोग्राम के अंदर सबसे पहले क्या करना होता है, हेडर फाइल इंक्लूड करनी पड़ती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मुझे अपने इस प्रोग्राम के अंदर साइन, कॉस, टेन या इस तरह की मैथमेटिकल रेशोज़ की क्वांटिटीज़ को यूज़ करना पड़े, देन ये सारी क्वांटिटीज़ हमारी stdio के अंदर मौजूद नहीं होती, बल्कि एक और हमारी हेडर फाइल है जिसको हम कहते हैं math.h, ये उसमें मौजूद होती है। तो पॉइंट क्या है इस चीज़ का? पॉइंट ये है कि आपको जो फंक्शन यूज़ करने हैं आप सिर्फ उन्हीं हेडर फाइल्स को यूज़ करेंगे। इसकी आसान सी एग्जांपल ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक शख्स है जिसको पेंटिंग भी आती है और जिसको राइटिंग करना भी आती है, तो एक अगर उसने ऐसी प्लेस बनाई हुई है जहाँ वो ये सारे काम करता है, जब उसका पेंटिंग का दिल चाहेगा तो वो पेंटिंग का सामान लेके जाएगा उस रूम में, जब उसका राइटिंग का दिल चाहेगा तो वो राइटिंग का सामान लेके जाएगा। तो इट डिपेंड्स व्हाट यू वांट टू डू, उसके हिसाब से ही आप हेडर फाइल को अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करते हैं। फ़िलहाल के लिए इतना समझ लीजिए कि हेडर फाइल विच वी इंक्लूड stdio.h। इसके अलावा जो अगर होगी तो फिर वो आपको टाइम टू टाइम पता चलती रहेगी। फॉर इनपुट एंड आउटपुट वी इंक्लूड stdio.h। फॉर मैथ फंक्शन लाइक स्क्वायर रूट, साइन, कॉस, टेन वी यूज़ math.h। ठीक है, और यहाँ पे आपको एक जो है वो पिक्चर से भी आइडिया दिया है मैंने कि stdio.h हेडर फाइल इज़ अ सेट ऑफ फंक्शन दैट आर इंक्लूडेड इन stdio.h। तो इसके अंदर जो जो फंक्शन होंगे देन यू विल बी एबल टू यूज़ आफ्टर एडिंग दिस stdio.h फाइल। उसके बाद हम आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ अ सी प्रोग्राम के ऊपर। स्ट्रक्चर क्या है हमारे सी प्रोग्राम का? सबसे पहले आप अपने प्रोग्राम के अंदर प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव इंक्लूड करते हैं। बेसिकली प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव क्या है? ये जो हमारा हैश इंक्लूड stdio.h है, ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है। तो ये हमारे पास हेडर फाइल है और ये हमारे पास प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है हैश इंक्लूड। इसके थ्रू आप अपने प्रोग्राम में किसी भी हेडर फाइल को इंक्लूड करवा सकते हैं। आफ्टर दैट हमारे पास होती हैं ग्लोबल डेक्लेरेशंस। ग्लोबल डेक्लेरेशंस मैं अभी आपको एक छोटा सा ग्लिम्स दे देता हूँ, बट स्टिल अभी जब हम प्रोग्रामिंग करेंगे उस वक्त आपको ज़्यादा सही आइडिया होगा। ग्लोबल डेक्लेरेशन का मतलब ये है कि कुछ वेरिएबल्स अपने प्रोग्राम के अंदर अगर मैं चाह रहा हूँ कि सबको इक्वली विजिबल हों और सब उनको यूज़ कर सकें, तो मैं उनको प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के फ़ौरन बाद इंक्लूड करता हूँ, ताकि जितने भी हमारे प्रोग्राम के अंदर फंक्शंस हैं उन सबको वो इक्वल अवेलेबल हो। उसके बाद हमारे प्रोग्राम के अंदर आता है मेन का फंक्शन। मेन का फंक्शन जो है ये भी हमारे प्रोग्राम का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है, और जितनी भी आपकी प्रोग्रामिंग होती है वो सारी मेन के फंक्शन के अंदर होती है। उसके बाद आता है हमारे पास यूज़र डिफाइंड फंक्शन। अभी अगर आपको फंक्शन जो है वो समझ में नहीं आ रहा, तो फंक्शन बेसिकली आपका क्या है, वो पार्ट है जहाँ पे आपकी प्रोग्रामिंग होगी, या वो पार्ट है जो कोई ना कोई प्रोसेस परफॉर्म कर रहा होगा। तो फंक्शन बेसिकली हम इस सेंस में भी कह सकते हैं कि ये जो पैरेंथेसिस के अंदर जो भी चीज़ लिखी गई है ये एग्जीक्यूट होगी और ये कोई ना कोई प्रोसेस परफॉर्म करेगी। तो ये एक एग्जांपल है उस स्ट्रक्चर को यूज़ करने की। ये बेसिकली आपका है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव विद हेडर फाइल्स। ये हमारी है ग्लोबल डेक्लेरेशन। ये हमारा है मेन का फंक्शन, जैसे कि आप देख सकते हैं वाइड मेन, और इसके आगे दो ब्रैकेट्स हैं। ये जो है हमारे पास यहाँ से लेकर
यहाँ तक इसको हम कह सकते हैं कि ये क्या है, इसको आप एक तरीके से कह सकते हैं बाउंड्री ऑफ मेन फंक्शन, यानी कि ये मेन के फंक्शन की टोटल बाउंड्री है। मेन के फंक्शन के अंदर जितनी भी प्रोग्रामिंग करनी है वो आपने करनी है। अच्छा, ये CLR SCR जो है वो हमारे पास अब नहीं यूज़ होता, इसको डिफरेंट तरीके से हम यूज़ करते हैं। पहले जो है वो दूसरे जो आपके टेक्स्ट एडिटर और कंपाइलर थे उसमें इस तरीके से होता था। अब आप यहाँ पर देखें कि हमने इसके अंदर एक लाइन लिखी हुई है printf, जो कि यूज़ करने के लिए कोई स्क्रीन पे मैसेज प्रिंट करने के लिए इस्तेमाल होती है। और ये जो है हमारा ये है यूज़र डिफाइंड फंक्शन, ठीक है। ये हमारा यूज़र डिफाइंड फंक्शन है। तो यूज़र डिफाइंड फंक्शन एडवांस टॉपिक है, हो सकता है कि आपके कोर्स में जो है वो इसका सिर्फ एक जस्ट इंट्रोडक्शन दिया गया हो, बट आपके जो काम की चीज़ है वो ये है कि आपने जितनी भी प्रोग्रामिंग करनी है वो मेन के अंदर करनी है। और ग्लोबल डिक्लेरेशन भी इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तो है, इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं होगी। ज़्यादातर हम लोकल डिक्लेरेशंस करेंगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यहाँ पर ऊपर इंटीजर a लिखा है तो ये जो a की वैल्यू है ये अवेलेबल होगी इस फंक्शन को भी और इस फंक्शन को भी, ठीक है। लेकिन अगर मैं मेन के फंक्शन के अंदर लिख देता हूँ इंटीजर a, तो अब ये किसको अवेलेबल होगी, ये सिर्फ इस फंक्शन को अवेलेबल होगी। वाइट फन का जो फंक्शन है इसके जो इसके अंदर a की वैल्यू आप यूज़ नहीं कर सकते किसी भी जगह के ऊपर, ठीक है। तो ये हमारे पास एक तरीके से इसकी जो एग्जांपल हो गई। अच्छा, ग्लोबल, ये कॉन्सेप्ट समझना इम्पॉर्टेंट है, आगे जाके भी आपके काम आएगा। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो है हमारे पास ये वाली जो चीज़ है, ये इसको हम कह सकते हैं कि ये बाउंड्री वॉल है, ठीक है। बाउंड्री वॉल है किसकी, आपके हाउस की। ये मैं आपको एग्जांपल से समझा रहा हूँ। हमारे हाउस की बाउंड्री वॉल है, ठीक है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल सपोज़ कर लें कि ये आपने अपने घर के बाहर एक वाटर डिस्पेंसर लगाया हुआ है। क्योंकि ये आपके घर के बाहर है, ठीक है, तो आप भी इसको एक्सेस कर सकते हैं और बाहर से अगर कोई आ रहा है तो उसको भी अवेलेबल है, ठीक है। क्योंकि इसकी जो बाउंड्री है वो कहाँ से कहाँ तक है, इसकी बाउंड्री यहाँ से लेकर और यहाँ तक है, यानी कि ये ग्लोबली डिक्लेयर हो गए। लेकिन सपोज़ कीजिए कि यही सेम चीज़ अगर आपके घर की प्रेमिसेस के अंदर हो, यानी कि ये आपके घर की प्रेमिसेस हैं और ये यहाँ पर आपका वाटर डिस्पेंसर है, कंसिडरिंग दिस एज अ वाटर डिस्पेंसर, सो नो वन इज़ एबल टू फ्रॉम आउटसाइड इज़ एबल टू ड्रिंक वाटर फ्रॉम दिस डिस्पेंसर बिकॉज इट्स इन योर हाउस प्रेमिसेस, ये आपकी हाउस की प्रेमिसेस के अंदर है। लेकिन जब तक बाहर था तो सब जो है वो आप भी और बाकी जो हैं वो भी इससे फ़ायदा उठा सकते थे। सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन ग्लोबल डिक्लेरेशन एंड दिस इज़ लोकल डिक्लेरेशन। ये क्या है, हमारे पास लोकली आपने इसको डिक्लेयर किया है। सो दिस वाज जस्ट एन एग्जांपल कि आपको ग्लोबल और लोकल का फ़र्क समझ में आ जाए। आगे चलते हैं। कमेंट्स क्या होते हैं हमारे पास सी लैंग्वेज के अंदर, ये नॉन एग्जीक्यूटेबल पार्ट होते हैं। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि जितने भी चीज़ हैं वो सारी जो है वो एग्जीक्यूट, जब हमारा कंपाइलर काम करता है तो वो एक एक चीज़ को ट्रांसलेट करता है। अब मुझे इसमें अपनी याद दहानी के लिए फॉर एग्ज़ाम्पल कोई चीज़ रखनी है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरा पहला प्रोग्राम है, मैं लिख देता हूँ माई फर्स्ट प्रोग्राम और डेट में डाल देता हूँ 12/11/2020, ठीक है। ऐसे ही मैंने जस्ट फॉर द सेक ऑफ मेमोराइजेशन इसको कर लिया। लेकिन जब मैं इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करूँगा तो ये यहाँ पे मुझे क्या एरर देगा, अननोन टाइप माई।
अब ये तो मुझे एग्जीक्यूट नहीं करना पार्ट, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए मैं इसको कमेंट में कन्वर्ट कर दूँगा। कमेंट में कन्वर्ट करने का आसान तरीका क्या होता है कि आपने जस्ट यहाँ पे 2 स्लैश लगा दिए। जब 2 स्लैश लगा दिए तो अब कंप्यूटर, आपका जो कंपाइलर है वो इस पूरे को उस पूरे को रीड नहीं करेगा। उसके नज़दीक जो है वो ये एक कमेंट है, यानी कि एक नॉन एग्जीक्यूटेबल पार्ट है। अब जब मैं इस प्रोग्राम को रन करूँगा तो यहाँ पे आपका प्रोग्राम जो है वो रन करना स्टार्ट कर दिया और ये आपसे एक इनपुट मांग रहा है। इसी तरीके से कमेंट करने का एक और तरीका भी होता है। अगर ये सिंगल लाइन कमेंट कहलाता है, अगर आपको मल्टीपल लाइंस को, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ से लेकर यहाँ तक मुझे कमेंट करना है, तो उसके लिए क्या टेक्निक इस्तेमाल होती है। सबसे पहले मैं डालूँगा स्लैश, उसके बाद मैं डालूँगा स्टैरिक, ठीक है। स्लैश स्टैरिक आपने जैसे ही डाला तो देखा आपने कि यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका पूरा प्रोग्राम क्या हो गया, कमेंट में कन्वर्ट हो गया। बट फॉर एग्जांपल मुझे किसी स्पेसिफिक पॉइंट तक चाहिए था, तो मैंने जहाँ पे जिस पॉइंट तक चाहिए वहाँ पे डाला दोबारा से स्टैरिक, और फिर उसके बाद मैंने डाला स्लैश। तो आपने देखा ये जो कलर है ये आपको बता रहा है कि ये आपका नॉन एग्जीक्यूटेबल पार्ट है, ये पार्ट आपका रन नहीं होगा, सिर्फ जो एग्जीक्यूटेबल पार्ट है वो रन होगा, यानी कि जो कमेंट नहीं है। बट क्योंकि कमेंट करने की वजह से हमारे प्रोग्राम के अंदर कहीं ना कहीं एरर्स आ गए होंगे, तो इसलिए ये इसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो हम इसको क्या करते हैं, इन सबको अनकमेंट कर देते हैं। इसको हमने अनकमेंट कर दिया। अब हमारा प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूटेबल बन गया। अब हम इसको चलाएंगे तो ये हमें बिल्कुल सही आउटपुट देगा। So this was basically comment. Comments are ignored by compiler. They are added because of the reason programmers want to remember something. जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, when you want to help another programmer to understand something, जब वो चाह रहा होता है कि कोई और प्रोग्रामर उसकी किसी बात को कैसे समझेगा, तो हम उसको कमेंट्स के अंदर ऐड करते रहते हैं। when he wants to check how code works without some specific part of code, this is important, ये आपके आगे भी काम आएगा। फॉर एग्जांपल मैं ये चाह रहा हूँ कि इन 2 लाइंस के बगैर मेरा कोड कैसे काम करेगा, तो एक तरीका तो ये है कि मैं इनको सिलेक्ट करूँ और क्या कर दूँ, डिलीट। लेकिन उससे नुकसान क्या होगा कि अगर मुझे दोबारा से इनको लाना पड़ेगा तो मुझे टाइप करना पड़ेगा। तो उसकी आसान तरकीब क्या है, उसकी आसान तरकीब ये है कि आप इन दोनों लाइंस को सिलेक्ट करें और फिर इनको किस में कन्वर्ट कर दें, इनको आप कन्वर्ट कर दें कमेंट्स के अंदर। तो अब जो है कंप्यूटर के नज़दीक, कंपाइलर के नज़दीक ये लाइंस यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करती हैं, बट सिर्फ अगर आपको इनको चलाना होगा तो इनको कमेंट्स को आपको डिलीट करना पड़ेगा। जैसे अब अगर मैं चलाता हूँ तो हमारा प्रोग्राम जो है वो इन 2 लाइंस के बगैर रन कर रहा है। अगर मुझे इन 2 लाइंस के साथ रन करना होगा तो जस्ट सिलेक्ट दीज लाइंस एंड अनकमेंट दीज। अब आपका जो है वो प्रोग्राम इस लाइन के साथ रन करेगा। देखिए इसमें लिखा हुआ है एंटर फर्स्ट नंबर, तो यहाँ पे इस तरीके से इस लाइन की पहली एग्जीक्यूशन आ रही है। यूज़ these टू मेक सिंगल लाइन कमेंट एंड यूज़ these टू मेक मल्टीपल लाइन कमेंट्स। ठीक है, कमेंट्स के हवाले से मैं आपको एक छोटी सी जल्दी से टिप भी दे देता हूँ। अगर आपको शॉर्ट की पता करनी है कमेंट्स की, तो जिस की से हम डॉट डालते हैं, अगर आप उसको कंट्रोल के साथ प्रेस करेंगे तो ये ऑल एट वंस जितनी सिलेक्शन है उन सबको क्या करेगा, कमेंट्स में कन्वर्ट कर देगा। और अनकमेंट करने की शॉर्ट की क्या है, उसी के बराबर में जो कॉमा वाली की है, जब एम के बराबर में जो होती है, जब आप कंट्रोल को उसके साथ प्रेस करेंगे तो ये अनकमेंट कर देगा। ये डेफ C++ की शॉर्ट की है। बाकी में अगर आप प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो वहाँ भी यकीनन कोई ना कोई होगी इस तरह की, बट आई एम टॉकिंग हेयर अबाउट डेफ C++, विच इज़ योर ऑफिशियल